हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही थी कौन सी भाई? कॉस्ट अकाउंटिंग की। ठीक है, आज कल एक चैप्टर पहले से खत्म हो चुका है। ठीक है, आज ये मतलब एक वीडियो बन चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हो आराम से। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशंस। तो हम आज सीखेंगे कॉस्ट कंसेप्ट और क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये जो सीरीज बन रही है भाई, ये प्रोग्राम में हो चाहे आप ऑनर्स के लिए हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। आपका जो सेमेस्टर है बस वो कौन सा होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अच्छा, ये सेमेस्टर 4 लिख दिया, 2 भी चल सकता है, 4 भी चल सकता है और 6 भी चल सकता है। चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के हो तो आप आराम से देख सकते हो। बस सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ का होना चाहिए सेमेस्टर का, क्योंकि फर्स्ट सेकंड जो थर्ड मतलब फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ सेमेस्टर होते हैं उनमें कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होती। सिंपल सा। चलिए आगे चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग और इन क्लासिफिकेशन, इस टाइम पे हमें देखो कोस्ट के बारे में हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं कि कोस्ट क्या होती है, किस तरीके से होती है, हमें कोस्ट के बारे में क्या सीखना चाहिए था। ठीक है, वो सब चीजें हम सीख चुके हैं। हमें सीखना है क्लासिफिकेशन, यानी कोस्ट कितने प्रकार की होती है, कोस्ट कितने तरह की होती है, वो टॉपिक इसके अंदर सीखने वाले हैं। मतलब कोस्ट के टाइप्स क्या है, टाइप ऑफ कोस्ट सीखने वाले हैं। समझ में? चलिए, तो कोस्ट के टाइप्स क्या है? तो बहुत तरह की कोस्ट होती हैं। आपने क्या बोलते हैं, बचपन से ही सीखते आ रहे हो, कोस्ट जो होती है वो बहुत सारी तरीके की होती है। यहाँ पे सारी टाइप सीखने वाले हैं। बेसिकली हमने 7 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि कोस्ट के टाइप्स कितने हैं। कितने पार्ट में सर? 7 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि कोस्ट के टाइप्स कितने हैं। तो चालू करते हैं, कोस्ट अलग तरीके से कैसे क्लासिफिकेशन की जा रही है उसकी सुनिए। सबसे पहले तरह की कोस्ट आती है वेरिएबिलिटी के हिसाब से। किसके हिसाब से? वेरिएबिलिटी के हिसाब से, यानी कौन सी कोस्ट वेरिएबल होती है, कौन सी कोस्ट मतलब कि वेरिएबल कोस्ट हो गई और फिक्स्ड कोस्ट हो गई, ऐसे अलग तरीके से कोस्ट होती है ना। हाँ जी, मतलब चेंज होने वाली, जो अपने आप को बिहेवियर को चेंज करती रहती है, ऐसी कोस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कोस्ट। चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबिलिटी के हिसाब से यानी कि बिहेवियर के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे यहाँ पे। कोस्ट का बिहेवियर कैसा है तो आपको पता होना चाहिए। 3 तरह की कोस्ट होती है। पहली कोस्ट होती है फिक्स्ड कोस्ट, दूसरी वेरिएबल कोस्ट और तीसरी होती है सेमी वेरिएबल कोस्ट। ये आपने टॉपिक्स जो थे, टर्म्स जो थे, ये इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़े होंगे आराम से कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हर लेवल पे, चाहे आप एक क्वांटिटी का प्रोडक्शन करो, चाहे आप ज्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन करो, आपको कॉस्ट जो पड़ेगी उस चीज की वो फिक्स पड़ेगी। आपने सीखा था इसका डायग्राम कैसे बनता है फिक्स्ड कॉस्ट का, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जो हमेशा, चाहे आप कम क्वांटिटी का प्रोडक्शन करें, चाहे आप ज्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन करें, आपकी कॉस्ट जो है, यानी कि जो कॉस्ट है वो फिक्स रहने वाली है। इसको बोलते हैं हम क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल। वेरिएबल कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट ऐसी कोस्ट होती है जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती है। यानी कि अगर आप कम प्रोडक्शन कर रहे हो तो कम कॉस्ट रहेगी, और क्या बोलते हैं ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो ज्यादा कॉस्ट रहेगी। समझ में? जैसे एक मार्कर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, अगर मैं रॉ मटेरियल लेके आता हूँ एक मार्कर को बनाने के लिए तो कम लाना पड़ेगा। अगर वहीं पे ज्यादा मार्कर को लाने के लिए मैं रॉ मटेरियल लेके आता हूँ तो मेरे को ज्यादा क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा। तो कॉस्ट जो होगी वो डिफर करेगी प्रोडक्शन के आउटपुट के हिसाब से। जितने मैं को ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो मैं ज्यादा कॉस्ट लगाऊंगा, अगर मैं कम का प्रोडक्शन करना है तो मैं कॉस्ट कम लगाऊंगा। सिंपल ना? हाँ जी, इस तरह की कॉस्ट को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि किसी मार्को को बनाने का जो मशीन यूज कर रहा हूं उसकी कॉस्ट। अब एक मार्कर बनाना है तब भी मेरे को मशीन लानी पड़ेगी, ज्यादा मार्कर बनाना है तब भी मेरे को एक ही मशीन लानी पड़ेगी। तो वो जो कॉस्ट है ना मशीन की, वो क्या होगी? फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे किसी घर का रेंट, जैसे मैं यहाँ पे सेंटर में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा यहाँ का जो रेंट है वो क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। चाहे एक बच्चा है, चाहे 10 बच्चे हैं, चाहे 500 बच्चे हैं, चाहे 1000 बच्चे हैं, कॉस्ट क्या रहने वाली है? हमेशा फिक्स रहने वाली है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। मतलब रेंट जो है वो फिक्स रहने वाला है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं मार्ग का खर्चा, ये वेरिएबल है। चेयर का खर्चा वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। ज्यादा बच्चे आएंगे तो ज्यादा चेयर लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा ये चेंज होने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि अगर मान लो ज्यादा बैचेस होंगे, ज्यादा मतलब बच्चे आ रखे हैं तो ज्यादा बैचेस बनाने पड़ेंगे, ज्यादा बैच बनाऊंगा तो लाइट ज्यादा टाइम तो चलेगी। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जो चेंज होती रहती है। अच्छा, अगली आती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है जो कुछ समय के लिए फिक्स होती है और कुछ समय के लिए वेरिएबल होती है, या फिर कभी तो ये फिक्स मिलेगी, कभी आपको वेरिएबल मिलेगी। जैसे कि ऐसी कॉस्ट, ये फिक्स है कुछ टाइम के लिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए चेंज होने लग गई, फिर फिक्स हो गई कुछ टाइम के लिए, फिर दोबारा से चेंज होने लग गई। इस तरह की कॉस्ट को बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो अपने आप को कुछ टाइम तक तो फिक्स रखती है, फिर उसके बाद चेंज होता है। मतलब वेरिएबल और क्या बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं मतलब सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कई बार लोग इसे टोटल कॉस्ट भी बोल देते हैं। टोटल कॉस्ट क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये फिक्स रहती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट की तरह चेंज होने लग जाती है। जैसे आपने वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम सीखा था ना, वो कुछ ऐसा होता है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम कुछ लोग बताते हैं ऐसा होता है कि कुछ टाइम स्टार्टिंग में फिक्स थी, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो फिक्स रहेगी, लेकिन मतलब कुछ का खर्चा देना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। मतलब कैसे भी तरीके से समझ लो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के अपने पास वो रखती है, कंपोनेंट्स रखती है या फिर एलिमेंट्स रखती है, जो फिक्स्ड भी होती है और कई बार वेरिएबल भी होती है। उसका ज्यादा काम नहीं है फिलहाल, अभी हमें फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट समझना था, जो हमने समझ लिया। आगे आने वाले टाइम पे यूज होने वाला है। समझ में? इस चैप्टर में तो नहीं, इस चैप्टर में तो हमें कोस्ट शीट बनाना है। कोस्ट शीट के अंदर आपको जो यूज करना है वो ये वाले टॉपिक्स हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आगे आने वाले टाइम का मतलब जो इसके बाद वाला चैप्टर है ना, जब हम मटेरियल कॉस्टिंग करेंगे, मैंने बताया था मेथड ऑफ कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल कॉस्टिंग भी आपके सिलेबस में। ठीक है, तो उस टाइम पे यूज करेंगे हम फिक्स्ड कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग का वैल्यूएशन करना।
समझ में आ गया भाई इतना? चलिए आगे चलते हैं। बात आती है फंक्शनल, यानी कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन। हम कई बार ना कोस्ट को क्लासिफाई करते हैं किसके बेस पे? फंक्शनल के बेसिस पे, उनके काम के बेसिस पे, किस तरह की कोस्ट है उस हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि अलग अलग तरीके की कोस्ट होती है। पहली कोस्ट आती है मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। जब हम किसी सामान को बनाने जाते हैं तो फिर उस टाइम पे मैन्युफैक्चर के टाइम पे जो सामान पे कोस्ट लगती है, मतलब जो खर्चा लगता है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट। जैसे इस पेन को बनाने का रॉ मटेरियल मतलब प्लास्टिक लिया तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया। इसको बनाने के लिए जो मैंने रॉ मटेरियल मंगाया उसको लाने के लिए मैंने भाड़ा दिया, किसी को कैरेज दिया, तो वो कैरेज भी क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया। बनाने वाले मजदूरों को मैंने भाड़ा दिया तो फिर वो भी क्या हो गया? वेजेस दे रहा हूं जिसे मैं, तो वेजेस भी क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया। तो इस तरीके से जो कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट को बनाने पे उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इतना सिंपल। हाँ जी, आगे आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी सेम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। जैसे आप खुद ही सोचो ना, किसी बिजनेस को चलाने के लिए दो डिपार्टमेंट तो बनाए जाते हैं। एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना, और एक होता है सेलिंग डिपार्टमेंट, माल को बेचने वाला, क्योंकि माल बनता कहीं और पे है और बिकता मार्केट में जाके है। क्या लिख दिया? सेलिंग। हाँ जी, दूसरा है सेलिंग डिपार्टमेंट। माल बनता कहीं और पे है और माल बिकता कहीं और जाती है, तो इसी सेलिंग डिपार्टमेंट को हम कई बार एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सिंपल सर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि माल को बेचने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। सिंपल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोलते हैं उसे, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी, इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती हैं? इसके अंदर ऐड होती हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन, या फिर क्या बोलते हैं, इसके अंदर ऐड होता है मशीनरी के डेप्रिसिएशन लग गया, या फिर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि वर्कर की सैलरी। अगर वेजेस हो गया, वेजेस तो यहाँ पे आता है डायरेक्ट एक्सपेंस में, इसे क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। या फिर जो प्रोडक्शन हाउस में जो भी खर्चा होता है फैक्ट्री के अंदर, क्या बोलते हैं इसे? दूसरा फैक्ट्री। जो भी खर्चा आप फैक्ट्री के अंदर करते हो वो सारा खर्चा क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। और जो भी खर्चा आप ऑफिस के अंदर करते हो, ये ऑफिस है, ऑफिस के अंदर करते हो उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का खर्चा। जो मैनेजमेंट करने वाला डिपार्टमेंट होता है वो जो खर्चा करता है उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का खर्चा। चलिए, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, माल को बनाने में जो भी खर्चा होता है वो। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं वो जो भी खर्चा करते हैं वो सारा खर्चा उसके अंदर आएगा। सैलरीज देना, डेप्रिसिएशन लगाना, और क्या बोलते हैं बैड डेब्ट्स करना, ये सब चीजें। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मतलब माल को बेचने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कर रहे हैं उसकी एडवर्टीजमेंट, हम कर रहे हैं उसकी पैकिंग प्रोडक्ट की, तो ये सारा जो आता है वो किसके अंदर आता है? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वो सारा खर्चा देखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है जब आप उसको माल बेचते हो, जैसे कि एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, ये जब हम कॉस्ट शीट करेंगे ना उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि ये माल को बेचने के लिए कर जाती है, ये हम रिकवर कर सकते हैं अपने क्लाइंट से। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कैसी होती है? जैसे मैं माल बेच रहा हूं तो उस माल को बेचने के लिए जो मैं ट्रेड मतलब कैरेज भर रहा हूं, मतलब भाड़ा दे रहा हूं, वो भाड़ा जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आएगा। जैसे कि कैरेज, कैरेज इनवर्ड वाला नहीं, इसमें सामान वाला लाने वाला नहीं, सामान बेचने वाला, यानी कि कैरेज आउटवर्ड वाला। समझ में? ऐसे एक्सपेंस यहाँ पे आते हैं माल को बेचने के लिए। जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आता है, पैकिंग आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है? माल को बेचने के टाइम पे जो भी हम पैकिंग का खर्चा करते हैं या फिर ट्रैवलिंग का खर्चा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट यहाँ पे आती है। इसके बाद आता है फाइनेंस कॉस्ट, इसको तो बिल्कुल भी नहीं लेना, कॉस्ट शीट के अंदर इसका कोई काम नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट क्या होता है? फाइनेंस कॉस्ट मतलब होता है अगर आपने की कंपनी ने कहीं से लोन वोन ले रखा है, कहीं से डिबेंचर वेंचर ले रखे हैं, तो बदले में आप उनको इंटरेस्ट दोगे, तो फाइनेंस का जो भी खर्चा होता है वो खर्चा इसके अंदर आता है, फाइनेंसिंग कॉस्ट के अंदर। इसका यूनिट से कोई भी लेना देना नहीं होता। यूनिट बनाने के लिए जो भी पैसे हम लेके आते हैं उसको पे करने पे जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो खर्चा होता है, वो होती है फाइनेंसिंग कॉस्ट। समझ में? हाँ जी, इसका कोई काम नहीं, आगे पढ़ोगे भी नहीं आप इसको। आगे चलते हैं, बात आती है कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से। अब मतलब कि कंट्रोलेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, यानी कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बस आपको नाम पढ़ना है और आपको समझना है कि ये कॉस्ट के बारे में मैं समझ सकता हूँ, बता सकता हूँ, या फिर है या नहीं है, क्योंकि ये सारी कॉस्ट होगा, खाली नाम आपको समझना है कि आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, ये सब चीजें। जब हम कॉस्ट शीट करेंगे ना, वहां पे हर एक एलिमेंट आएगा और इन सब का तो अलग ही यूज होने वाला है। सुनिए, बस आपको पता होना चाहिए कि ये सारी कॉस्ट होती हैं, हाँ जी, और इस तरह की कॉस्ट को ये बोला जाता है। आगे चलते हैं, कंट्रोलेबिलिटी कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उस कॉस्ट को बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट, और दूसरी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे बोलते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। भैया ये सिंपल सा टॉपिक है, समझा दो बस आप फटाफट से, कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी है, सिंपल सी बात है। ऐसे खर्चे जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं वो कंट्रोलेबल, जिसे मैं खर्चे को कंट्रोल नहीं कर सकता वो क्या होता है? अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इसमें जैसे मैंने अपने डिपार्टमेंट में, मैंने अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, अपनी ऑफिस में कुछ, सॉरी भाई अगर नॉइस आ रहा हो तो ठीक है, मैंने अपने डिपार्टमेंट में, मैंने अपने ऑफिस में कुछ मैंने वर्कर रखे हैं, कुछ एम्प्लॉय रखे हैं, ठीक है, जिनको मैं कंट्रोल कर सकता हूं कि मेरे को प्रोडक्शन इतना चाहिए, इस हिसाब से मैंने वर्कर रख लिए, तो मैं ये हो गया कंट्रोलेबल कॉस्ट।
अब क्या हो गया, मेरे बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए। अब बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए तो फिर मैंने एचआर रख दिए, सुनिए कि मैंने एचआर रख दिए, इस डिपार्टमेंट के एचआर आप हो और आप अपने हिसाब से मैनेजमेंट करोगे। तो अब वो जो जितने भी इंप्लॉय रख रहा है, हायर कर रहा है, वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट हो जाएंगे मेरे लिए, क्योंकि मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट में एचआर रखा है, मेरे को नहीं पता उसमें यहाँ पे कितनी यूटिलिटी है कि आपको कितने इंप्लॉय चाहिए और कितने इंप्लॉय नहीं चाहिए, समझ में? तो दिक्कत नहीं। बस इस तरीके से कई बार क्या होता है, कंट्रोलेबल कॉस्ट जो होती है वो कंट्रोलेबल बन जाती है और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट भी क्या बन जाती है, कंट्रोलेबल। बस डिपेंड करता है टाइम पे। अगर टाइम ऐसा है कि आप कंट्रोल कर सकते हो उस कॉस्ट को, तो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट को भी आप क्या कर सकते हो, कंट्रोलेबल में चेंज कर सकते हो। सिंपल ना। कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, अनकंट्रोलेबल जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बस आगे चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये सारी कॉस्ट होती है जो कि किसमें करी जाती है, फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में होने वाले खर्चे दो तरह के होते हैं, पहला प्रोडक्ट कॉस्ट और दूसरा पीरियड कॉस्ट। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। लेकिन कई बार फैक्ट्रीज के अंदर, कंपनीज के अंदर खाली प्रोडक्ट नहीं बनते, उनके साथ साथ सर्विसेज भी बनाते हैं वो लोग। तो सर्विस में बनाने में कैसा कितना खर्चा आया वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गिन तो नहीं पाएंगे ना कि हमने कितनी सर्विस प्रोवाइड करी है, 1 2 3 इस तरीके से। तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है इसका खर्चा, यानी सर्विसेज का खर्चा टाइम पीरियड के हिसाब से। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं कहीं पे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो ट्यूशन का क्या होता है, मंथली फीस जो 2,500-3,000 रुपए फीस होती है वो 1 घंटे के हिसाब से फीस होती है। अगर वहीं पे कोई बच्चा चाहता है भैया मेरे से 2 घंटा पढ़ना, 3 घंटा पढ़ना, तो फिर मैं उसकी फीस बढ़ा के ले लेता हूँ। सिंपल ना सर। हाँ जी। तो इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो डिफर करती है। अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, एक प्रोडक्ट की, एक यूनिट की कॉस्ट होगी, और वहीं पे अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो टाइम पीरियड की कॉस्ट होगी। समझे? ठीक। मैन्युफैक्चरिंग भी अलग तरीके से, सर्विस की कॉस्ट के टाइम पे पीरियड कॉस्ट नापेंगे और चलते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट के टाइम पे प्रोडक्ट कॉस्ट नापी जाएगी। आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसेबिलिटी, यानी कि आइडेंटिफिकेशन यानी कि कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसको पहचाना जा सकता है, कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जिसको पहचाना नहीं जा सकता। मैं जिसको पहचाना जा सकता है, जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेसेबल कॉस्ट, या फिर मतलब कि आइडेंटिफिकेशनेबल कॉस्ट। समझ में? ऐसी कॉस्ट जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, वो आइडेंटिफिकेशन वाली कॉस्ट हो गई। और जिनको नहीं पहचान सकते वो आइडेंटिफिकेशन वाली नहीं होती। समझ? मतलब ट्रेसेबल नहीं है, वो पहचान नहीं पाएंगे। और उनकी पहचान के हिसाब से जब हम क्लासिफाई करेंगे तो उसे बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशनल क्लासिफिकेशन। सिंपल सर। हाँ जी। अब पहचान के हिसाब से भैया कैसे अलग करें, पहचान के हिसाब से अलग कैसे करेंगे, दो तरह की कॉस्ट है, पहली डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, जो भी खर्चा फैक्ट्री में किया जा रहा है वो डायरेक्ट कॉस्ट, जो भी खर्चा चलते हैं ऑफिस के अंदर किया जा रहा है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। ज्यादातर टीचर तो यही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। डायरेक्ट खर्चा कौन सा होता है, इनडायरेक्ट खर्चा कौन सा होता है, वो समझा देता हूं, समझिए। डायरेक्ट खर्चा क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, डायरेक्ट कॉस्ट, ये टॉपिक है अगली बार भी तो बार बार नहीं समझाना पड़ेगा, ये भी समझाता हूँ। इनडायरेक्ट कॉस्ट, हाँ जी। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो जो प्रोडक्ट है आपका उससे डायरेक्टली रिलेटेड होती है, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बस खाली हेल्प करती है। इस तरीके से आपका खर्चा बढ़ गया है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। और अगर डायरेक्टली रिलेटेड है किसी प्रोडक्ट से तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं किसी वर्कर को दे रहा हूँ वेजेस, तो वेजेस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट को बनाने के लिए मजदूर को मजदूरी दी, वेजेस दिए, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। मैंने रॉ मटेरियल खर्चा किया तो वो हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। मैंने खर्चा किया किस पे, मतलब कि कैरेज पे, सामान को लाने के लिए कैरेज पे खर्चा किया, वो हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आ गया? इनडायरेक्ट कॉस्ट में कौन सी आती है भैया, इनडायरेक्ट कॉस्ट में डेप्रिसिएशन आता है, मशीन की जो गिरावट हुई है, वैल्यू गिरी है, डेप्रिसिएशन लगा है, उसको क्या बोलेंगे हम, इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली तो पता नहीं चलता कि हमने मशीनरी मतलब माल बनाने के लिए कितनी मशीनरी का घाटा करवाया, या फिर कितनी मशीनरी बर्बाद हो गई हमारी, कितनी मशीनरी का लॉस हो गया, हमें डेप्रिसिएशन कितना लग गया। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो इस वजह से डेप्रिसिएशन जो होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, जो कि इनडायरेक्टली हेल्प करता है चलते प्रोडक्ट के लिए। सुने, ये ऐसी कॉस्ट जो इनडायरेक्ट हेल्प करती है, जैसे कि सेल चलते सैलरी, जो हम अपने इंप्लॉइज को सैलरी देते हैं, देखो जो ऑफिस वाले इंप्लॉइज होते हैं वो भी तो हेल्प करते हैं ना हमारे बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये सारे खर्चे जो होते हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं, क्योंकि डायरेक्टली तो नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग की तरह मतलब कि वेजेस वालों की तरह आराम से वेजेस तो नहीं कमा रहे कि प्रोडक्ट बनाया और वेजेस मिल गई उनके हिसाब से। तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट पर यूनिट के हिसाब से कितना प्रोडक्शन हुआ, या फिर पर यूनिट के हिसाब से क्या कॉस्ट आई, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस वजह से इनको कहा जाता है सैलरी को या इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट वो सारी कॉस्ट होती है जो कि माल प्रोडक्ट बनाने में इनडायरेक्टली वे में लगती है, और डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्ट के लिए ऊपर डायरेक्टली लगती है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। सिंपल सा। आगे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग क्लासिफिकेशन, कई बार क्या होता है डिसीजन मेकिंग के हिसाब से हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि जिस तरीके से हम डिसीजन लेना चाहते हैं उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। उसके अंदर दो तरह की कॉस्ट आती है, पहली रेलिवेंट कॉस्ट जो आपके लिए रेलिवेंट हो, इनरेलिवेंट जिसके जो कि इनरेलिवेंट है, आप पढ़ना भी नहीं चाहोगे उस तरह की कॉस्ट हो।
लोग कंपनियां वैल्यूएशन भी नहीं करती। तो मैं रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी है? कंपनियां जिस कॉस्ट के बारे में जानना चाहती हैं वो होती है रेलिवेंट कॉस्ट, कंपनियां जिस कॉस्ट के बारे में नहीं जानना चाहती वो होती है इररेलिवेंट कॉस्ट। सिंपल इतना। रेलिवेंट कॉस्ट में क्या आती है? पहली कॉस्ट आती है डिफरेंशिएशन या फिर मार्जिनल कॉस्ट। डिफरेंशिएशन बोल दो, डिफरेंशियल बोल दो या फिर मार्जिनल कॉस्ट बोल दो, बातें की होती है। डिफरेंशियल कॉस्ट कौन सी होती है? एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट या फिर मार्जिनल कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे पहले मैं ये 10 पेन बेचता था 100 रुपए में, सॉरी मैंने 10 पेन बनाए 100 रुपए में, लेकिन अब मैं 11 पेन बनाता हूँ, मतलब कि एक पेन एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, वो भी कितने रुपए में? 105 रुपए में। यानी मैंने वो एक्स्ट्रा पेन बनाने के लिए कितना खर्चा किया? मैंने एक एक्स्ट्रा पेन बनाने के लिए एक्स्ट्रा कितना खर्चा किया? 5 रुपए का। ये जो एक पेन बनाने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा किया है, इसी एक्स्ट्रा खर्चे को बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट या फिर डिफरेंशियल कॉस्ट। सिंपल है। यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए आप जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा करते हो, एक्स्ट्रा पे करते हो, एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर होता है, उसको बोलती है मार्जिनल कॉस्ट। और ये रेलिवेंट है, हर एक बंदा जानना चाहता है कि क्या बोलते हैं एक यूनिट के ऊपर आपको कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है प्रोडक्शन बनाने के टाइम पे। ठीक है। दूसरी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अपॉर्चुनिटी क्या होती है? इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अगले क्या बोलते हैं कॉस्ट पे जाने के लिए, अगली कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपने खर्चा किया होता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए वही मान लेते हैं मेरे पास एक जॉब है 10,000 रुपए की, मैं कहीं पे जॉब करता हूँ 10,000 रुपए की। ठीक है। मेरे पास ऑफर आए 3, एक कह रहा है भैया हमको आपको 15,000 रुपए देंगे, एक दे रहा है ऑफर 25,000 रुपए का, एक कह रहा है ऑफर 35,000 रुपए का। सिंपल है। तो मैं अपनी जॉब छोड़ के किसी और जॉब पे जाऊंगा? वो कह रहा है नहीं भैया हम अपने मतलब कि अपनी जॉब से प्यार करते हैं। हाँ सर आप करते हो, मैं नहीं करता, मेरे को थोड़ा सा पैसे से प्यार है। तो इस वजह से हम किस पे जाएंगे? हम जाएंगे 35,000 वाली कॉस्ट पे, मतलब 35,000 वाली जॉब पे। तो मैंने 35,000 वाली जॉब के लिए मैंने कौन सी जॉब छोड़ दी? 10,000 वाली जॉब छोड़ दी ना, तो ये बन गई मेरे लिए कॉस्ट और ये बन गई मेरे लिए रिवेन्यू, इनकम, मेरे जो कमाई है, तो ये बन गई मेरी रिवेन्यू, ये बन गई मेरी कॉस्ट। तो इसी कॉस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक जॉब को पाने के लिए मैंने जो भी दूसरी जॉब छोड़ दी उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। मेरे पास नेक्स्ट अल्टरनेटिव ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन उनमें से बेस्ट कौन सा है? ये वाला है। उस कॉस्ट को पाने के लिए मैंने जो भी खर्चा किया या फिर जो भी जॉब छोड़ी उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आगे चलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट सिंपल सी कॉस्ट है, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। आप मार्केट में गए, आप चलते मान लो पूरी मार्केट घूम के आ गए, आपने देखा मैंने टमाटर पे खर्चा किया, भिंडी पे खर्चा किया, तो कॉस्ट निकालने के लिए अलग तरीका होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि कितना खर्चा हुआ, कैसे कैलकुलेट करें? आप कैलकुलेट करो टमाटर पे कितना खर्चा हुआ, आपने भिंडी पे कितना खर्चा कर दिया, आलू पे कितना खर्चा कर दिया, और जो भी सारा खर्चा हुआ उन सबको टोटल कर दो, सब कर दो, आपको मिल जाएगा कितना खर्चा हुआ। दूसरा दूसरा तरीका होता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट निकालना। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट मतलब अपनी जेब में देखो, आप 2,000 रुपए लेके गए थे, उसमें से आपके 1,800 रुपए, मतलब आपके पास 200 रुपए बचे, मतलब जेब में से आपके कितने पैसे निकले गए, कितने पैसे आपके पास से, तो हमको पता चला 1,800 रुपए चले गए। ये पूरी कॉस्ट बन गई किसी प्रोडक्ट की। जेब में से जितना भी पैसा गया वो पूरी प्रोडक्ट की क्या बन गई? कॉस्ट। इसको बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। मतलब कि ये लोग भी जानना चाहते हैं, रिलेवेंट कॉस्ट होती है क्योंकि लोग जानना चाहते हैं भाई हमारे देश में, मतलब हमारी इकोनॉमी में, क्या बोल रहा हूँ, हमारी कंपनी के अंदर कितना खर्चा हो गया। समझ में? इसको बोलते हैं रेलिवेंट कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। इररेलेवेंट कॉस्ट जिसके बारे में कोई जानना भी नहीं चाहता, कोई पूछता भी नहीं है, ऐसी कॉस्ट को बोलते हैं इररेलेवेंट कॉस्ट। इररेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब डूब गया कॉस्ट, मतलब डूबा हुआ खर्चा। डूबा हुआ खर्चा मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी पैसा डूब गया कहीं पे, इस तरह की कॉस्ट नहीं है। संक कॉस्ट क्या होता है समझिए ध्यान से। संक कॉस्ट मतलब होता है वही डूबा हुआ पैसा, लेकिन किस तरीके से? हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने किसी को मतलब कि इंटरेस्ट के तौर पे पैसे दे रखा था और क्या बोलते हैं वहीं पे हो गया बैड डेट्स। तो बैड डेट्स मतलब आपके पैसे डूब गए, पैसा डूब गया, तो इस तरह की कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम? इस तरह की कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम? संक कॉस्ट। ऐसा खर्चा जो डूब गया या फिर आप रिकवर नहीं कर पाओगे। जैसे मशीनरी है, आप मशीनरी को यूज कर रहे थे, उसके बाद आपको ने क्या लगा दिया उसके ऊपर? डेप्रिसिएशन लगाया, मशीनरी वैल्यू गिर गई, तो डेप्रिसिएशन भी क्या बन गया? संक कॉस्ट, डूबा हुआ पैसा, यानी कि जो चला गया पैसा। जो चला गया पैसा लोग उसके बारे में सोचते हैं चला गया तो चला गया, क्या है उसके ऊपर वैल्यूएशन करना। समझे? तो इस तरह की कॉस्ट को बोलते हैं संक कॉस्ट, जिसकी वैल्यूएशन नहीं करी जा सकती या फिर जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, उस तरह की कॉस्ट को बोलते हैं संक कॉस्ट। सिंपल इतना। हाँ जी, आगे चले। लास्ट और आखिरी टॉपिक, अदर कोस्ट कंसेप्ट। अदर कोस्ट कंसेप्ट मतलब थोड़े से और कोस्ट रह गई एक्स्ट्रा तरीके की, जो कि इन सब में नहीं आ पाई इन वेराइटीज के अंदर, तो मैंने अदर में डाल दिया उसे अदर कोस्ट कंसेप्ट। जैसे अदर तरीके से कोस्ट कौन सी होती है? एक कोस्ट है शट डाउन कोस्ट। शट डाउन कोस्ट क्या होती है? शट डाउन से पता चलता है बिजनेस बंद करने वाला कोस्ट, लेकिन कुछ लोग समझेंगे बिजनेस बंद करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो कोस्ट होती है। नहीं जी, बिजनेस बंद करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो कोस्ट नहीं है, संकोस्ट। संकोस्ट मतलब होता है देखो कुछ टाइम के लिए हर बिजनेस क्या होता है? बंद होता है, क्योंकि मशीनरी को रिपेयर की जरूरत होती है, मशीनरी को मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो कुछ टाइम पीरियड के लिए हर बिजनेस को क्या होना पड़ता है? बंद होना पड़ता है। तो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मान लेते हैं कोई अगर बिजनेस बंद है, या फिर 1 महीने के लिए अगर कोई बिजनेस बंद है, तो क्या, सॉरी MONTH,
अगर 1 महीने के लिए भी 2 महीने के लिए भी कोई बिजनेस बंद है तो वहां पे जो मशीनरी रखी है उस पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा, समझे? जो मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है वो तो होएगा ही, नॉर्मल चीज है। जो बेसिक बेसिक खर्चे हैं वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो बिजनेस बंद होने के टाइम पे भी जो बेसिक आपके खर्चे चलते रहते हैं उस तरह की कॉस्ट को बोला जाता है मतलब कि शटडाउन कॉस्ट। यानी बिजनेस बंद रहने के टाइम पे भी जो नॉर्मल आपका खर्चा हो रहा है, जैसे कि अगर सेंटर बंद रहे तब भी मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है, कुछ फिक्स चार्ज होते हैं क्योंकि कमर्शियल एरिया, कमर्शियल एरिया में जितने भी आप बिजनेस चलाते हो तो वहां पे आपको क्या भरना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फिक्स रहते हैं जो आपके भरने पड़ते हैं। हाउस के टाइम पे होता है कि घर के टाइम पे आपको थोड़ा सा कम भरना पड़ता है या फिर फिक्स चार्ज नहीं होते उतने ज्यादा, लेकिन यहाँ पे होते हैं फिक्स चार्ज, तो आपको फिक्स चार्ज देने पड़ेंगे। तो बिजनेस बंद रहने के टाइम पे भी आपका कुछ ना कुछ खर्चा होता है, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है, तो उसको बोलते हैं हम संक कॉस्ट। आगे चलते हैं, रिसर्च कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट क्या होता है, आपने प्रोडक्शन चालू भी नहीं किया, अब प्रोडक्शन के लिए आपने रॉ मटेरियल भी नहीं खरीदा, फिर भी आप देखोगे आपकी जेब से पैसा जा रहा है। क्या? प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आप खर्चा करते हो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट। और उसके टाइम पे रिसर्च भी करनी पड़ती है डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए उसके लिए रिसर्च भी करनी पड़ती है। तो वो रिसर्च के टाइम पे जो आप खर्चा करते हो उसे बोलते हैं रिसर्च कॉस्ट। तो रिसर्च कॉस्ट प्रोडक्ट की रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट कॉस्ट प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए। हाँ जी। इसी तरीके से जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट क्या है, ये सिंपल सा आपको पता है। कई बार क्या होता है, हम किसी भी चीज का प्रोडक्ट का प्राइस एक बार में एक यूनिट के हिसाब से नहीं निकाल पाते, कुछ चीजों का प्राइस हमें बैच में ही निकालना पड़ता है। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था आपको, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं उनके प्राइस, जैसे कि रबड़ का प्राइस हो गया, रबड़ कौन सी रबड़, जो बालों में लगाते हैं या फिर जो पन्नियों के ऊपर लगा देते हैं, वो पतली वाली रबड़ होती है लाल पीली हरे रंग की, हाँ जी वो वाली। तो उनका एक रबड़ का प्राइस तो निकाल नहीं पाएंगे, तो इस वजह से हमें बैच में निकालना पड़ता है। उस तरह की कॉस्ट को क्या बोलते हैं, जॉइंट कॉस्ट। जो पूरे पैकेट के हिसाब से, पूरे बैच के हिसाब से निकाला जाता है कॉस्ट का प्राइस, उसको बोलते हैं बैच कॉस्ट। सब में ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हमने समझा कि कॉस्ट कितने टाइप्स की होती है। अब हमें सीखना है कॉस्ट शीट के बारे में, और चलते हैं जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट है उसको कैसे कॉस्ट शीट के अंदर पुट किया जाएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, इन सब में से कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया तो मेरी गारंटी नहीं है भाई। डिफरेंस किसमें आ सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डेफिनेशन पूछेगा बस खाली, ठीक है। और डिफरेंस किसमें पूछ सकता है, एक डिफरेंस और आता है, हाँ जी, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में 3 से 4 नंबर कुछ डिफरेंस आएगा, आप आराम से कर दोगे। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट, इनवेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल और क्या होता है फिक्स कॉस्ट, और दूसरा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई सा पूछेगा। बाकी जो चलते हैं जैसे आते नहीं है वर्ड मीनिंग की तरह, वर्ड मीनिंग की तरह कॉस्ट की डेफिनेशन पूछ लेंगे आपसे, जैसे सम कॉस्ट बता दीजिए या फिर शटडाउन कॉस्ट बता दीजिए, तीसरी जो इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बता दीजिए। तो इस तरीके से आपसे ये टॉपिक पूछे जाएंगे। बस इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको जो डिफरेंस के तौर पे याद करनी है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस है। और जो वर्ड मीनिंग के तौर पे याद करना है वो याद करना है एक संक कॉस्ट, दूसरी रिसर्च क्या बोलते हैं रिसर्च डाउन कॉस्ट, और उसके बाद जो आपको याद करनी थी मैंने बोली थी मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। समझे? इसके अलावा भाई कोई और कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। अब चालू करते हैं भाई, हमें सीखना है टॉपिक करना पड़ता है कॉस्ट शीट, ठीक है। तो कॉस्ट शीट समझते हैं, उसके कांसेप्ट समझते हैं ताकि जल्दी से न्यूमेरिकल कर पाए। कॉस्ट शीट एग्जाम में पक्का आएगा, पक्का गारंटीड है, आएगा ही आएगा। तो ध्यान से पक्के तरीके से तैयार करके जाना, ठीक है भाई। हाँ जी, शुरू करते हैं। और जिसको नोट करना है नोट करिए फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया होगा? चलिए भाई मेरे टॉपिक पे। तो टॉपिक चल रहा था हमारा कॉस्ट कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो इस बार हमें सीखनी है कॉस्ट शीट क्या होती है। तो भाई आज तो थ्योरी हो पाएगी बस खाली, इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम खाली न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन से। आज खाली थ्योरी तैयार करनी है, ठीक है। चलो समझिए ध्यान से। अच्छा, चालू करने से पहले भाई अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है और मेरे को जल्दी जल्दी करना है, टाइम नहीं रह गया, देखो जिसके पास अभी पूरा टाइम है, क्योंकि ये जो वीडियो बन रही है वो बन रही है फरवरी के अंदर, मतलब मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी, और आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो मई जून में होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है, आराम से आप आराम से देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो से देखो, परफेक्ट तरीके से सब चीज करवा रखिए, आप आराम से पहुंच सकते हो नंबर अच्छे ला सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मई जून में ही देख रहे हो, जैसे होते हैं कुछ बच्चे भाई चलते हैं एग्जाम के टाइम पे जग के उठते हैं, ठीक है, मतलब सो रहे होते तब तक। तो अगर आपके पास एक हफ्ता है एग्जाम के टाइम पे आप देखने आ रहे हो, तो फिर भाई मैं तो प्रेफर करूंगा कि आपके पास 500-600 पेज बुक के पढ़ने से अच्छा आप आराम से तैयारी करो नोट्स लेके, ठीक है। हाँ जी, जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं ना, कईयों ने बना रखे होते हैं, हाँ जी हमारे पास भी नोट्स हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो आप किस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। नंबर दे रखा है 8059639586, ठीक है भाई। तो नंबर क्या दे रखा है 8059639586, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल, जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आराम से नोट्स परचेज कर लेना। इसमें ज्यादा अमाउंट रखते नहीं हम, मतलब कि 200 रुपए के आसपास होता है, मतलब 500-600 की जो बुक है आपकी वो आराम से आपको मिल जाएगी 50-60 पेज के अंदर, या फिर 100 से मतलब 100 पेज के आसपास के अंदर मिल जाएगी आपको। समझे? हाँ जी, मतलब बिल्कुल छोटे तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसके अंदर डाल रखे हैं बस खाली, ठीक है। तो और हाँ, कोशिश करना कि अगर आप कांटेक्ट करो तो भाई चलते हैं
कॉल ना करें, क्योंकि कभी हम बिजी मिलेंगे, कभी आप बिजी मिलोगे। कांटेक्ट करने के लिए आप फोन करो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी आप व्हाट्सएप करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बात आती है कोस्ट की। तो कोस्ट जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है मैंने आपको पहले से बता दी, लेकिन मेरे हिसाब से सर कोस्ट जो होती है ना वो 3 तरीके से होती है, ठीक है। समझिए, कोस्ट शीट के हिसाब से भी हम 3 तरीके से कोस्ट पढ़ेंगे। पहली जो कोस्ट आती है वो आती है मटेरियल कोस्ट। मटेरियल कोस्ट, जो भी आप खर्चा करते हो किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, उसको बोलते हैं मटेरियल कोस्ट। मटेरियल बनाने के ऊपर जो भी खर्चा किया गया वो क्या होता है, मटेरियल कोस्ट। सिंपल सर, हाँ जी। दूसरा खर्चा कौन सा होता है, दूसरा खर्चा जो हमारे पास काम करने वाले इंप्लॉइज है उनको जो हम पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम, चलते हैं लेबर कोस्ट। क्या बोलते हैं उसे, लेबर कोस्ट। दूसरा खर्चा कौन सा हो गया, लेबर कोस्ट का। तीसरा खर्चा जो हम उसके ऊपर करते हैं, देखो एक तो हमने मटेरियल पे खर्चा किया, हमने रॉ मटेरियल मतलब खरीदे। दूसरी चीज, बनाने वाले जो मजदूर हैं उनको हमने वेजेस दिए, तो लेबर कोस्ट हो गया, ठीक है। तीसरी चीज जो हम उसके अंदर ऐड करते हैं वो क्या होते हैं, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हमको करने पड़ते हैं, जैसे कैरेज वैरेज ये सब चीजें, तो एक्सपेंसेस यानी कि, अच्छा ये भी नहीं है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन ये सब भी आते हैं इसमें, ठीक है। हाँ जी, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस कोस्ट बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो 3 तरीके से किया जाता है। एक तो डायरेक्टली मटेरियल पे किया जाता है, दूसरा उसके बनाने वाले लेबर पे किया जाता है, और उसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस बच जाते हैं, तो वो एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा अलग से एक्सपेंसेस में खर्चे किए जाते हैं। समझ में आया? हाँ जी, आगे चलते हैं। मटेरियल कॉस्ट, अब जो मटेरियल कॉस्ट होती है वो 2 तरह की होती है। पहली चीज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। कई बार खर्चा आप करते हो डायरेक्ट मटेरियल पे, और कई बार खर्चा करते हो आप इनडायरेक्टली, मटेरियल पे ही कर रहे हो लेकिन वो खर्चा क्या हुआ है, इनडायरेक्टली किया गया है। ऐसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने रॉ मटेरियल कोई परचेज किया, या फिर परचेज वाला जितना भी एक्सपेंस है वो सारा सारा किस पे जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल पे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आसान था, ठीक है। लेकिन कई बार हम खर्चा तो करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन वो इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली मतलब कैसे भैया, इनडायरेक्टली खर्चा कैसे हो गया, जैसे हमने भैया वो दे दिया, चलते हैं क्या दे दिया, बिजली का बिल दे दिया प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो मशीनरी का बिल आया वो सब पे किया, तो वो सब क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल पे खर्चा किया, मशीन मतलब मटेरियल पे किया है लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में किया है। समझ में? हाँ जी। ऐसे ही लेबर कोस्ट, लेबर कोस्ट भी 2 तरीके से, पहला होता है डायरेक्ट लेबर कोस्ट, ठीक है, डायरेक्ट लेबर कोस्ट, और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही हम खर्चा करते हैं। लेबर कॉस्ट बोल दो या फिर वेजेस बोल दो, डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस, बात सेम है, सिंपल। हाँ जी, डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस सेम। ऐसी एक्सपेंस भी, एक्सपेंस भी कितने तरह के होते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट जो आप उस पे खर्चे हो, मतलब प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली किए जा रहे हैं वो सब डायरेक्ट खर्चे, और जो प्रोडक्ट के ऊपर इनडायरेक्टली कर रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट को बेचने के लिए करे जा रहे हैं, या फिर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किए जा रहे हैं, मैनेजमेंट के जो भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे। चलिए, अब ये जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं ना जितने भी, चाहे वो प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, चाहे वो लेबर से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे खर्चे जो होते हैं उनको बोला जाता है प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। इन सबको जोड़ के क्या निकलेगा आपका, प्राइम कॉस्ट। तो अगर आपको बोले कोई प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए, तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है, डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा लेना है, डायरेक्ट लेबर का खर्चा या फिर वेजेस का खर्चा लेना है, डायरेक्ट एक्सपेंस लेने हैं, मतलब डायरेक्ट वाले खर्चे लेने हैं बस, खाली आपको आपका आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसके अलावा जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा या फिर वेजेस का खर्चा बोल दो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वाला खर्चा, तो जितने भी ये वाले खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट वाले, इनको बोला जाता है ओवरहेड। क्या बोलते हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओवरहेड। ओवरहेड का दूसरा नाम ही क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है प्राइम कॉस्ट, और इनडायरेक्ट खर्चों का मतलब क्या होता है, ओवरहेड। मतलब कि समझ में आया ना? हाँ जी, जितने भी डायरेक्ट वाले खर्चों को जोड़ोगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा, जितने भी इनडायरेक्ट वालों को जोड़ोगे तो वो क्या आ जाएगा, ओवरहेड। सिंपल। ये थोड़ा सा लॉजिक था, एक बार देख लो सारा टॉपिक दिख रहा है या नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं इतना और आपको दिखे रहा कुछ भी। चलो भाई, दिख रहा है, श्योर है? चलिए, तो प्राइम कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट खर्चे जितने भी होते हैं उन सबको जोड़ दो तो डायरेक्ट मतलब प्राइम कॉस्ट आता है, और इनडायरेक्ट खर्चे जो भी जोड़ दोगे तो फिर वो क्या आ जाएगा, ओवरहेड। बस ये छोटा सा टॉपिक आपको समझना था। इसके अलावा आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और रह गई, ओवरहेड। ओवरहेड, ओवरहेड। अब जो ओवरहेड होते हैं ना भाई, इसको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओवरहेड को 3 तरीके से बांटा गया है, दिखेगा उसमें, नीचे लिखो दो, चलो दिख तो जाएगा थोड़ा बहुत। सुनिए, ओवरहेड जो होते हैं इनको 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब इनडायरेक्ट खर्चों को 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये इनडायरेक्ट वालों की बात बता रहा हूँ। इनडायरेक्ट खर्चे, कुछ इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं जो फैक्ट्री में किए जाते हैं, जहां पे माल बनता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो भी इनडायरेक्ट खर्चे किए जाते हैं उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड।
सुना है? ठीक है। कुछ इनडायरेक्ट खर्चे ऐसे होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करता है, मतलब कि जो ऑफिस के अंदर किए जाते हैं खर्चे, क्या बोलते हैं उसे? ऑफिस के अंदर किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कहाँ गया, यहीं पे था, मैंने लिखा था, ये रहा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सुन रहे? और सब बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, तीसरी चीज, तीसरा खर्चा जो आप उसके ऊपर करते हो, तीसरा खर्चा कौन सा आएगा? अब मैं भूल गया। और सब कैसे चल रहा है? सब कुछ मंगल? बैठेगा या फिर वहीं पे बैठेगा? हाँ फिर बैठ जाए। तीसरा खर्चा क्या था, मैं भूल गया। हाँ तीसरा खर्चा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलते हैं उसे। तो जितना भी खर्चा आप करते हो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हेड। सिंपल है, बढ़िया। यानी तीन तरह के खर्चे हैं, मैंने बताया था आपको, पहला मटेरियल पे, दूसरा लेबर पे, और तीसरा नॉर्मल जो एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंस। अब जो इन सब में दो तरह के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल। दूसरा लेबर के ऊपर जो खर्चे करते हो, डायरेक्ट लेबर हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया। ऐसे ही नॉर्मल एक्सपेंस जो आप करते हो वो दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंस, और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिंपल। डायरेक्ट वाले को जोड़ोगे तो प्राइम कॉस्ट आएगा, इनडायरेक्ट वाले को जोड़ोगे तो क्या आएगा? ओवरहेड। ओवरहेड में भी तीन तरीके से कैटेगरी में बांट सकते हो। देखो ये मैं इनको नहीं बांट रहा, कभी आप इनको समझने लग जाओ। ओवरहेड अलग चीज होती है। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चों का टोटल। तो जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो तीन तरह से वो खर्चे होते हैं। पहला फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे, दूसरा ऑफिस के इनडायरेक्ट खर्चे, ऑफिस मतलब मैनेजमेंट करने वाला जो डिपार्टमेंट है, जैसे डेप्रिसिएशन लगाना, बैड लगाना, ये सब चीजें। ठीक है। अगला डिस्ट्रीब्यूशन के इनडायरेक्ट खर्चे, जैसे एडवर्टाइजमेंट करना या फिर माल की सप्लाई करना, पैकेजिंग करवाना, ये सब चीज क्या हो गया? उसके मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के ओवरहेड खर्चे, मतलब कि इनडायरेक्ट खर्चे। सिंपल है ना? बहुत अच्छे। अब बात आती है हमें सीखना है क्या? कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मूला देख लो, बहुत सिंपल सा कॉस्ट शीट होता है। एग्जाम में आपसे अगर कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आया तो पांच चीजें बोल सकता है निकालने के लिए। पहली चीज वो बोलेगा निकालिए प्राइम कॉस्ट। क्या निकालना है? प्राइम कॉस्ट। मैंने बताया जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं आप उनको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? प्राइम कॉस्ट। सेम उस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल को ऐड कर दो, डायरेक्ट वेजेस को ऐड कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, यानी कि ये रहा डायरेक्ट मटेरियल, ये रहा डायरेक्ट लेबर, ये रहा डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों जोड़ोगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। मैंने वही बोला, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा इन तीनों को जोड़ने के बाद। ये रहा आपका प्राइम कॉस्ट। सिंपल। दूसरी चीज, अगर वो बोलता है आपसे निकालना है आपको कि वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट नाम से ही पता चल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट है। तो जो आपने प्राइम कॉस्ट निकाला है ना, इसके अंदर जो ओवरहेड जोड़ना है, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट खर्चे, वो भी किसके? खाली फैक्ट्री वाले। जो प्राइम कॉस्ट निकाला है उसमें फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़ दो। तो जो भी आपने प्राइम कॉस्ट निकाला है उसके अंदर फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़ेंगे। कौन से है ओवरहेड? इनडायरेक्ट खर्चे मतलब कौन से? फैक्ट्री के, जो भी काम के टाइम पे किए होते हैं। तो इसको जोड़ दोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ जाएगा। सुनिए, तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला प्राइम कॉस्ट निकालना है, तीनों को सम करके, फिर उसके बाद आपको फैक्ट्री के खर्चे जोड़ने। अगर वो बोलता है आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सिंपल है, प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालनी है तो क्या करोगे भाई? डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट आपका निकल चुका पहले से, डायरेक्ट खर्चों को जोड़ के। उसके बाद आपने फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लिया, फैक्ट्री के खर्चों को जोड़ के। अब आपको ऑफिस के खर्चे जोड़ने, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के खर्चे जोड़ने। तो वो खर्चा आप जोड़ दोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो होंगे उनको जोड़ दोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे चलते हैं, लास्ट खर्चा, आखिरी खर्चा जो आपको जोड़ना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का। वो कौन सा खर्चा है भाई? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सिंपल। इसको जोड़ने के साथ ही आपको क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस ये कुछ चीजें हैं जो आपसे निकालने के लिए पूछ सकता है। पहला कॉस्ट क्या बोलेगा? निकालिए प्राइम कॉस्ट। दूसरी चीज क्या बोल सकता है निकालने के लिए आपसे? ये रहा वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट। कौन सा? वर्क या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। तीसरा खर्चा जो आपसे बोल सकता है वो निकालने के लिए क्या निकालोगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालिए। बस लाइन से याद कर लेना, आपको एक एक स्टेप जोड़ना है। जैसे पहले वाले में खाली प्राइम कॉस्ट कब निकलेगा? तीनों डायरेक्ट खर्चों को जोड़ के। उसके बाद फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट कब निकलेगा? जब डायरेक्ट खर्चों के अंदर आप फैक्ट्री का कॉस्ट जोड़ोगे। तीसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कब निकलेगा? जब ये और ये जोड़ दोगे, ऑफिस का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का खर्चा जोड़ दोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लास्ट चीज कॉस्ट ऑफ सेल्स कब निकलेगी? जब आप डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का खर्चा भी जोड़ दोगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, माल को बेचने की कॉस्ट। उसके बाद अगर आप प्रॉफिट ऐड कर देते हो उसके अंदर तो आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा या फिर आपका सेल्स पता चल जाएगा कितने का माल आपने बेचा। ये सिंपल सा टॉपिक था, ये था आपका कॉस्ट शीट जो आपको बनाना है, और कल से हम चालू करेंगे इसके प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल। ठीक है सर? हाँ जी, यहाँ पे आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए कॉस्ट शीट का। कल से न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा, बस 2 वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर खत्म। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम दिन, और टाटा बाय बाय। अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो भाई इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कर जाना। और अगर आपने पहले तक रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से मौज करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, अगर आपने पहले तक रखा है आराम से बैठो, अगर आपने नहीं किया कोई बात नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही। कहाँ जा रहे हैं हम भी, कहाँ जा रहे तुम भी, आराम से कर दियो बाद में। चलिए जी, बाय बाय। जिसको नोट करना है नोट कर लेना भाई।
है।